हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हेड्स ऑफ जीके में। मैं दीपांशु। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि विविध की टॉपिक एक जनरल कंपटीशन तैयारी करने वाले छात्रों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से लगभग 10 नंबर आने की संभावना हमेशा बनी ही रहती है। टॉपिक 1 से लेकर 19 तक मैंने कवर करवा दिया है लुसेंट विविध 2025 की बुक से। 20 नंबर जो टॉपिक है वो ज़्यादा बड़ी थी, जिसका नाम है 20 नंबर टॉपिक का संयुक्त राष्ट्र संघ। इसके अंग के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसके बताया था मैंने पिछली सेशन में कि इसके 6 अंग होते हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। जिसमें हमने 2 के बारे में पढ़ लिया था, एक महासभा और एक सुरक्षा परिषद के बारे में। इसके बारे में हमने पढ़ लिया है और आगे हम पढ़ेंगे। आगे तीसरा ये आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे मैं लुसेंट के विविध जो है सारी कवर करवाने वाला हूँ। एक एक लाइन एक एक टॉपिक में नहीं मिस करूँगा, सारे के सारे कवर करवाऊँगा। जुड़े रहिएगा मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक नंबर, इसके 6 अंग में से 2 अंग हो गया था। तीसरा अंग है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। पहला कि वर्तमान में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की सदस्य संख्या 54 है। कितनी सदस्य संख्या है? 54। और प्रारंभ में सदस्य संख्या 18 थी, लेकिन इसके प्रारंभ में 18 थी। 1966 ईस्वी में संशोधन के बाद सदस्यों की संख्या 27 कर दी गई। 1966 में संशोधन के बाद सदस्यों की संख्या 27 कर दी गई। फिर 24 सितंबर 1973 के संशोधन के बाद इसकी सदस्य संख्या 54 कर दी गई। कितनी कर दी गई? 54 कर दी गई। 1973 के संशोधन के बाद इसकी सदस्य संख्या 54 कर दी गई। इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 3 वर्ष का होता है। यह एक अस्थायी संस्था है। यह एक अस्थायी संस्था है, परंतु इसके बाद 1/3 सदस्य यानी 18 सदस्य प्रति वर्ष पद मुक्त होते हैं, परंतु अवकाश ग्रहण करने वाला सदस्य पुनः निर्वाचित हो सकता है। जो अवकाश ग्रहण कर लेते हैं वो पुनः भी निर्वाचित हो सकते हैं। परिषद में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक ही प्रतिनिधि होता है। परिषद में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक ही प्रतिनिधि होता है। इसमें निर्णय साधारण बहुमत से होता है, यानी साधारण बहुमत से निर्णय लिया जाता है। आगे है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बैठक वर्ष में 2 बार होती है। पूछा जाएगा कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बैठक वर्ष में कितने बार होती है? तो 2 बार होती है। अप्रैल में न्यूयॉर्क में। अप्रैल में कहाँ पे होती है? न्यूयॉर्क में। तथा जुलाई में कहाँ पे होती है? तो जेनेवा में होती है। जुलाई में जेनेवा में होती है और अप्रैल में न्यूयॉर्क में होती है। परिषद अपना कार्य विभिन्न प्रकार के आयोग परिषद अपना कार्य जो है विभिन्न प्रकार के आयोगों, अस्थायी समितियों तथा विशेष संस्थाओं के माध्यम से पूरा करती है। परिषद अपना कार्य विभिन्न प्रकार के आयोगों, अस्थायी समितियों तथा विशेष संस्थाओं के माध्यम से पूरा करती है। कुछ आयोग के नाम है आर्थिक और रोजगार आयोग। आर्थिक और रोजगार आयोग। दूसरा है जनसंख्या और यातायात आयोग। तीसरा संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष यानी UNICEF यूनिसेफ। तीसरा है संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष। ठीक है, ये जो है परिषद अपना कार्य विभिन्न प्रकार के आयोग के द्वारा करते हैं। 3 है, 1 2 3। आगे चौथा प्रन्यास परिषद। आगे पढ़ते हैं प्रन्यास परिषद। आगे है प्रन्यास परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ ने राष्ट्र संघ की मेडेंट व्यवस्था के स्थान पर न्यास पद्धति को ग्रहण किया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने राष्ट्र संघ की मेडेंट व्यवस्था के स्थान पर न्यास पद्धति को ग्रहण किया और उसके संचालन के लिए न्यास समिति का निर्माण किया। न्यास समिति का निर्माण किया। न्यास पद्धति का एक मूल सिद्धांत यह है कि इस समय कुछ पिछड़े हुए, अल्प विकसित और अधीन दशा वाले प्रदेशों के निवासी इस योग्य नहीं है कि वे अपने देश का शासन स्वयं कर सके। इन्हें दूसरे विकसित देश की सहायता अपेक्षित है। विकसित देशों का यह दायित्व है कि वे अपने विकास पूरी सहायता दे, यानी जो देश विकसित है वो दूसरे देशों की सहायता करें, ये इसका उद्देश्य है। और जब तक वे अपना शासन करने में समर्थ नहीं है हो जाते, तब तक इनका हितों की देखभाल न्यास समानता, न्यास वो अमानत समझते हुए करे। इनका अपना स्वार्थ के लिए शोषण ना करे। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो देश मान लीजिए कमजोर है तो उसकी सहायता करना, मतलब जो उस संघ में जुड़े हुए हैं, जो संघ में जुड़े हुए देश, अगर वो उसमें कोई शक्तिशाली देश है तो, और जो कमजोर है तो शक्तिशाली देश जो है उस कमजोर वाले का समर्थन करे जब तक वो खुद शासन करने लायक ना हो जाए।
आगे है कि जिन राष्ट्रों को न्यास का भार सौंपा गया है, जिन राष्ट्रों को न्यास का भार सौंपा गया है ऐसे राज्य हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन। जिन राष्ट्रों को न्यास का भार सौंपा गया है ऐसे राज्य हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन। यानी इनको सौंपा गया कि ये दूसरों की मदद करें। रूस, चीन एवं फ्रांस सुरक्षा परिषद के ऐसे अस्थायी सदस्य हैं जिनके शासन में कोई न्यास क्षेत्र नहीं है। रूस, चीन एवं फ्रांस सुरक्षा परिषद के ऐसे अस्थायी सदस्य हैं जिनके शासन में कोई न्यास क्षेत्र नहीं, यानी ये तो शक्तिशाली है बट इनको कोई न्यास क्षेत्र नहीं मिला है, यानी उनको कोई देखभाल करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए कोई देश नहीं मिला है। रूस, चीन वो फ्रांस। पूछा जाएगा कि कौन ऐसे अस्थायी सदस्य हैं जिनको कोई भी न्यास क्षेत्र नहीं दिया गया है, तो रूस, चीन और फ्रांस। रूस, चीन और फ्रांस, ठीक है। परन्यास परिषद में वर्तमान में 12 सदस्य हैं। परन्यास परिषद में कितने सदस्य हैं वर्तमान में? तो 12 सदस्य हैं, जिनमें 4 प्रबंधनकर्ता देश, 3 सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य होने के कारण अस्थायी सदस्य और 5 निर्वाचित सदस्य हैं। परन्यास परिषद में वर्तमान में 12 सदस्य हैं, जिनमें 4 प्रबंधनकर्ता देश, 3 सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य होने के कारण अस्थायी सदस्य और 5 निर्वाचित सदस्य हैं। नवंबर 1994 में नवंबर 1994 में अमेरिका द्वारा प्रशासित प्रशांत द्वीप पलाऊ के स्वतंत्र होने के साथ ही नवंबर 1994 में अमेरिका द्वारा प्रशासित प्रशांत द्वीप पलाऊ के स्वतंत्र होने के साथ ही परन्यास परिषद के कार्य लगभग समाप्त हो गए थे। परन्यास परिषद के कार्य लगभग समाप्त हो गए। आगे पढ़ते हैं 5 सचिवालय। 5वां अंग जो है सचिवालय है। सचिवालय है जिसे संयुक्त राष्ट्र का कार्यालय कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र का कार्यालय किसे कहते हैं? सचिवालय कहते हैं। इसके दिन प्रतिदिन के कामों को निपटाता है। यानी सचिवालय जिसे संयुक्त राष्ट्र का कार्यालय कहते हैं, सचिवालय जो है दिन प्रतिदिन के कामों को निपटाता है। यानी दिन प्रतिदिन जो काम होता है उसको निपटाने का काम किसका है? तो सचिवालय के पास है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। मुख्यालय कहाँ सचिवालय का? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है। सचिवालय का जो प्रमुख है वो कौन होता है? महासचिव होता है, जिसे महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। यानी जिसे महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। महासचिव को दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। महासचिव को दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। घोषणा पत्र के अनुसार महासचिव संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। घोषणा पत्र के अनुसार महासचिव जो है संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। आगे है जनवरी 2017 में पुर्तगाल के अंतोनियो गुटेरस संयुक्त राष्ट्र संघ के नए महासचिव हैं। जनवरी 2017 में पुर्तगाल के अंतोनियो गुटेरस जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के नए महासचिव हैं। जनवरी 2017 से पुर्तगाल के अंतोनियो गुटेरस जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के एक नए महासचिव हैं। आगे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, ये 5 ही नंबर अभी पढ़ रहे हैं। सचिवालय एक और अंग बचा हुआ है, इसी का जो पाठ है एक संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके महासचिव कौन कौन हुए थे, क्योंकि यहाँ सचिवालय का दिया है कि सचिवालय का प्रमुख जो महासचिव होता है, और इसी महासचिव के बारे में हम पढ़ेंगे कि महासचिव जो है कब और कौन बने थे। तो आज आगे पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव पहला त्रिगवेली नॉर्वे। पहला त्रिगवेली नॉर्वे। कार्यालय जो है इसका फरवरी 1946 से नवंबर 1952 तक, ठीक है, फरवरी 1946 से नवंबर 1952 तक इसका कार्यकाल रहा। इसका विवरण जो है कि नवंबर 1952 में स्वयं पद से इस्तीफा दे दिया। मतलब ये जो है स्वयं ही इस्तीफा दे दिए। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली थे, जो कि नॉर्वे के थे। इनका कार्यकाल फरवरी 1946 से लेकर नवंबर 1952 तक था। इनका जो विवरण लिखा दिया हुआ है कि नवंबर 1952 में वे स्वयं ही पद से इस्तीफा दे दिए। दूसरा है डेग हैमरसोल्ड जो कि स्वीडन के थे। डेग हैमरसोल्ड जो कि स्वीडन के थे। इनका कार्यकाल जो है अप्रैल 1953 से लेके सितंबर 1961 तक का था। इनका जो विवरण दिया हुआ है कि सितंबर 1961 में अफ्रीका में हवाई दुर्घटना से इनकी मृत्यु हो गई। यानी उनका जो मृत्यु हो गया था 1961 में अफ्रीका में हवाई दुर्घटना से मृत्यु हो गई थी। आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट पहला, लेकिन पढ़ लेते हैं।
तीसरा है थूथांड जो कि म्यांमार के थे, जिनका कार्यकाल जो है नवंबर 1961 से लेकर दिसंबर 1971 तक था। इनका विवरण दिया है कि नवंबर 1961 में कार्यवाहक व 1962 में महासचिव बने। नवंबर 1961 में कार्यवाहक व 1962 में महासचिव बने। वो आगे 4 नंबर पे कुर्तवाल्दीहिम जो कि ऑस्ट्रिया के थे। इनका कार्यकाल जनवरी 1972 से लेकर दिसंबर 1981 तक था। जनवरी 1972 से लेकर दिसंबर 1981 तक था। उनका विवरण है कि लगातार 2 कार्यकाल पूरा किए थे। ये भी इम्पोर्टेंट है एक तरह से कि लगातार 2 कार्यकाल पूरा करने वाले यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? तो कुर्तवाल्दीहिम थे जो कि ऑस्ट्रिया के थे। और पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली जो कि नॉर्वे के थे। आगे है 5 जेवियर पेरेज कुइयार जो कि पेरू के थे। पेरू के थे। इनका कार्यकाल जनवरी 1982 से लेकर दिसंबर 1991 तक था। लगातार 2 कार्यकाल पूरा किए। आगे 6 बुतरस घाली मिस्र के थे। बुतरस घाली जो कि मिस्र के थे। इनका कार्यकाल जनवरी 1992 से लेकर दिसंबर 1996 तक चला था। इनका जो विवरण है कि एक कार्यकाल पूरा किए, ये जो है एक ही कार्यकाल पूरा कर पाए। 7वां है कोफी अन्नान जो कि घाना के थे। इनका कार्यकाल जनवरी 1997 से लेके दिसंबर 2000 तक चला। इनका जो कार्यकाल है जनवरी 1997 से लेके दिसंबर 2006 तक चला था। इनका जो विवरण है कि लगातार 2 कार्यकाल पूरा किए, ये भी लगातार 2 कार्यकाल पूरा किए। आगे है बान की मून जो कि दक्षिण कोरिया के थे। इनका कार्यकाल जनवरी 2007 से लेके दिसंबर 2016 तक चला था। जनवरी 2007 से लेके दिसंबर 2016 तक चला था। लगातार 2 कार्यकाल पूरा किए, ये भी लगातार 2 कार्यकाल पूरा किए। आप कमेंट में बताइए कि पहले बार 2 कार्यकाल पूरा करने वाले कौन थे। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, आप कमेंट करके बताइएगा। 9 अंतोनियो गुतेरेस कहाँ के थे? तो पुर्तगाल के थे। ये 9वें क्रम के महासचिव थे। 1 जनवरी 2017 से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक इनका कार्यकाल रहा। 1 जनवरी 2017 से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक इनका कार्यकाल रहा। इनके बारे में विवरण दिया है कि लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु नियुक्त हुए थे। ये लगातार दूसरे कार्यकाल के हेतु नियुक्त हुए थे। ये लगातार दूसरे बार, यानी एक बार बने फिर दूसरे बार भी इनको ही नियुक्त किया गया, अंतोनियो गुतेरेस को। आगे देखते हैं। आगे फिर जो है एक पॉइंट दिया कि गुतेरेस यानी पुर्तगाल के जो 31 दिसंबर 2026 तक नियुक्त किए गए हैं, यानी 31 दिसंबर 2026 तक भी नियुक्त इन्हें को ही किया गया है। एक पॉइंट नीचे में दिया गया था, यहाँ पे दिया गया है कि गुतेरेस पुर्तगाल 31 दिसंबर 2026 तक नियुक्त। ठीक है, अंतोनियो गुतेरेस फिर हो गए थे 9वें में। 1 जनवरी 2017 से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु नियुक्त, ये पढ़ चुके हैं, सॉरी। आगे देखते हैं 6ठा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट अंग है यूएनओ का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हेग यानी नीदरलैंड में की गई है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जो हेग यानी नीदरलैंड में 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जो है द हेग नीदरलैंड में 3 अप्रैल 1946 को की गई। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद हैं। 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद हैं। पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय यूएनओ के जो 6ठा भाग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उनमें कितने संविधि तथा अनुच्छेद हैं? तो 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद हैं। न्यायालय की संविधि में 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद हैं। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 रखी गई है। इसमें न्यायाधीशों की संख्या जो है 15 रखी गई है। इनकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है। इनकी नियुक्ति जो 9 वर्षों के लिए होती है। किनकी? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो रहते हैं, जिस न्यायाधीश की संख्या जो है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, इनकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। प्रत्येक 3 वर्ष बाद न्यायाधीश यानी 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते हैं। कोई भी 2 न्यायाधीश जो है
एक ही देश के नहीं हो सकते हैं। न्यायाधीश अपने में से एक ही अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को 3 वर्ष के लिए चुनते हैं। न्यायाधीश जो बनते हैं उन्हीं न्यायाधीशों में से किसी एक को अध्यक्ष तथा किसी एक को उपाध्यक्ष को 3 वर्षों के लिए चुना जाता है। वर्तमान में अमेरिका के जॉन ई डोनोगी अध्यक्ष एवं रूस के किरिल जीवोरगेन उपाध्यक्ष हैं। यह अपडेटेड है कि वर्तमान में अमेरिका के जॉन ई डोनोगी अध्यक्ष तथा रूस के किरिल जीवोरगेन उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, आगे कहता है कि न्यायालय की सरकारी भाषाएं फ्रेंच तथा अंग्रेजी है। यह इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो न्यायालय है, न्यायालय की भाषा कैसी है, तो फ्रेंच तथा अंग्रेजी। ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि न्यायालय की सरकारी भाषा फ्रेंच तथा अंग्रेजी है। न्यायालय का कोरम, कार्यवाही संचालन के लिए न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 9 है। न्यायालय के कोरम कार्यवाही संचालन के लिए न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 9 है। न्यूनतम 9 और 15 टोटल होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश एवं उनका कार्यकाल। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में माने भारतीय भी कुछ बने हैं। पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त होने वाले भारत के पहले न्यायाधीश कौन थे? ये वेनेगल रामाराव 1952 से 53। जब भारत के प्रथम जब हम टॉपिक पढ़ा रहे थे लूसेंट में, इसी विविध में, तो ये क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के तरफ से नियुक्त होने वाले प्रथम न्यायाधीश कौन थे? वेनेगल रामाराव 1952 से लेकर 53 ईस्वी के बीच। उसके बाद दूसरे नागेंद्र सिंह 1973 से लेकर 1988, 1973 से लेकर 1988। उसके बाद रघुनंदन पाठक, जिसका जो है 1989 से लेकर 1991 तक, 1989 से लेकर 1991 तक। उसके बाद दलवीर भंडारी 2012 से लेकर 2026 तक, 2012 से लेकर 2026 तक अभी तक नियुक्त है। उपाध्यक्ष के रूप में कार्यकाल 1976 से लेकर 79 तक। उपाध्यक्ष के रूप में कार्यकाल जो है 1976 से लेकर 1979 तक। अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल 1985 से लेकर 88 तक। एक बार फिर से पढ़ते हैं कि स्टार यानी नागेंद्र सिंह के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि नागेंद्र सिंह जो है उपाध्यक्ष के रूप में कार्यकाल 1976 से लेकर 79 के बीच में रहते हैं। किसके? उपाध्यक्ष के रूप में। और अध्यक्ष के रूप में जो है कार्यकाल 1985 से लेकर 1988 तक में फिर से बने थे। आगे है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बारे में इंपॉर्टेंट तथ्य है, वो भी पढ़ेंगे मानवाधिकार के बारे में। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC का गठन जून 2006 में किया गया। इसने मानवाधिकार आयोग का स्थान लिया। तो पूछा जाता है कि मानवाधिकार आयोग का स्थान जो है कौन लिया है? तो UNHRC यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। इस परिषद में कुल 47 सदस्य हैं। कितने सदस्य? 47 सदस्य हैं। इस प्रकार चयनित किए गए हैं कि एशिया 13 देश, एशिया में 13 देश, अफ्रीका 13 देश, पूर्वी यूरोप 6 देश और पश्चिमी यूरोप जो है 7 देश और लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियाई 8 देश। लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियाई जो है वो 8 देश है। यह संस्था सीधे महासभा के अधीन होगी। यह संस्था जो है सीधे महासभा के अधीन होगी, जबकि मानवाधिकार आयोग संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अधीन था। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अधीन था। आगे देखते हैं कि इस परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारण किया गया। इस परिषद में सदस्यों का कार्यकाल जो है 3 वर्षों के निर्धारित किया गया है, किंतु इसके 1/3 सदस्य प्रति वर्ष रिटायर होंगे। इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो परिषद का सदस्यों का कार्यकाल जो है 3 वर्ष निर्धारित किया गया है, लेकिन 1/3 सदस्य जो है प्रति वर्ष रिटायर हो जाएंगे। इसका मुख्यालय जेनेवा में। ठीक है, मुख्यालय जेनेवा में किसका? UNHRC का। UNHRC का अड़ित्व UNHRC के अस्तित्व में है। ब्लर था थोड़ा। UNHRC के अस्तित्व में आने के बाद इसमें प्रथम याचिका नोबेल पुरस्कार विजेता 1991 एवं म्यांमार की लोकतंत्रवादी नेता आंग सान सू की ओर से दायर की गई। UNHRC के अस्तित्व में आने के बाद इसमें प्रथम याचिका नोबेल पुरस्कार विजेता 1991 एवं म्यांमार की लोकतंत्रवादी नेता आंग सान सू की ओर से दायर की गई। आगे नोट में दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र स्टाफ कॉलेज अंतर्राष्ट्रीय
श्रम संगठन ILO के प्रशिक्षण केंद्र के कैंपस के साथ तुरिन इटली में स्थापित किया गया है। यानी फिर से पढ़ लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र स्टाफ कॉलेज अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के प्रशिक्षण केंद्र के कैंपस के साथ तुरिन इटली में स्थापित किया गया है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि ILO का मुख्यालय कहाँ पे है। तो ये हमारा जो 20वां टॉपिक है ये ख़त्म होता है। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिएगा, एक एक टॉपिक में कवर करवाऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद।